जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। स्वागत है दोस्तों आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण बिंदु संविधान सभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सीरीज सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो नीचे ही स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन किया था कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं व्यापार करने के उद्देश्य से, और धीरे धीरे वो भारत को अपना गुलाम बना लेती हैं। और जब समय बीतता है, आवाज़ें बुलंद होती है आज़ादी के लिए, तो देश को आज़ाद करने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन उसके लिए संविधान की आवश्यकता होती है कि देश कैसे चलाया जाएगा। तो संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना है। अब संविधान सभा के गठन के लिए उस समय देशी रियासत, ब्रिटिश प्रांत और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे उनको मिलाकर के चुनाव किया जाता है। उसका जो परिणाम आता है उसमें कांग्रेस अधिक सीटें प्राप्त करती है, और ये लाजमी है क्योंकि उस समय कांग्रेस पूरे देश में व्याप्त सबसे बड़ी पार्टी थी जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। दूसरे नंबर पर होता है मुस्लिम लीग, और कुछ छिटपुट सीट अन्य लोग भी प्राप्त करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा का गठन किस प्रकार होता है। देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है, ये आपको याद रखना है, ये 9 दिसंबर 1946 को होता है, सेंट्रल हॉल दिल्ली में। अगर टाइम मान लीजिए कभी पूछ लिया जाए अतिरिक्त जानकारी के लिए, तो याद रखिएगा ये 11 बजे बैठक होता है। 11 बजे बैठक किया जाता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये अस्थायी होते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें उम्र के लिहाज से, ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे, इसलिए उम्र के लिहाज से इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। वहीं उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष 2 हैं, एक मनोनीत और एक है निर्वाचित। अगर मनोनीत में पूछ लिया जाए कि मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये फ्रैंक एंथोनी थे, और निर्वाचित उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। आपको कमेंट करके बताना है कि फ्रैंक एंथोनी, है ना, ये जो अस्थायी सरकार गठन किया गया था, अंतरिम सरकार, उसमें इन्हें कौन सा पद दिया गया था या नहीं दिया गया था, ये भी बताना है, और दिया गया था तो कौन सा दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे अब ये बताया गया कि ये जो बैठक होता है, प्रथम बैठक, इसमें कुल 208 सदस्य शामिल होते हैं। तो इस बैठक में कुल 208 सदस्य होते हैं, और इस सत्र में, मतलब ये बैठक की बात हो रही है, और प्रथम सत्र में कुल 211 सदस्य। अगर पेपर में प्रश्न बनता है कि बैठक में कितने शामिल सदस्य थे, तो 208 है, और जो सत्र पूरा चला था इसमें 211 सदस्य रहते। अच्छा, 208 ही क्यों शामिल हुए? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग नाराज था और उसके सदस्य शामिल नहीं हो रहे थे। अब आगे यहाँ पे देखिए, दूसरा जो बैठक किया जाता है ये 11 दिसंबर 1946 को किया जाता है। यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध होते हैं, मतलब इनके विरोध में कोई नहीं खड़ा होता है कि हमें संविधान सभा का अध्यक्ष बनना है। और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी जी को बनाया जाता है, और सलाहकार, ये संवैधानिक सलाहकार, ये पेपर में कई बार प्रश्न बना है, ये BN राव, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है, ऐसे सॉल्ट टिकट में BN राव कहा जाता है। ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं, ये पेश किया था, और ये भारत गणतंत्र राष्ट्र होगा इसमें कहा गया था। और 22 जनवरी 1947 को इसे पास किया गया, मतलब स्वीकार कर लिया गया। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव बड़ा रोल रखता है भारत के संविधान में, क्योंकि जो भारत की उद्देश्य, संविधान की उद्देशिका है, ये यहीं से प्रेरित है। अब इसके बाद क्या होता है, 3 जुलाई 1947, ये इंपॉर्टेंट डेट है। देखिए, इस दिन क्या होता है, ये माउंटबेटन योजना पास होता है 3 जुलाई 1947 को, भारत के विभाजन के लिए। अब माफ़ कीजिएगा, मैं 3 जुलाई बोल गया, 3 जून, ये भारत के विभाजन के लिए तैयार किया जाता है, और साथ ही साथ संविधान का बंटवारा भी करना है। अब जब ये विभाजन होता है, तो विभाजन में देखिए, जो 389 389 सीट था, इसमें से 299 सीट भारत में रहा, और बाकी जो बची खुची सीट थी वो चली गई पाकिस्तान में। अब देखिए, देशी रियासत उस समय उनकी संख्या 93 थी, यहाँ पे ये 70 रह गए। कमिश्नरी क्षेत्र जो 4 थे वो मतलब यहाँ से 3 रह गए, क्योंकि और जो अन्य था वो पाकिस्तान में चले गए। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि 284 ने हस्ताक्षर किया। जब अंतिम में संविधान गठित हो जाता है, तो संविधान पर, जो संविधान गठित हुआ उस पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। ये पॉइंट यहाँ पर लिखा जा रहा है।
अब 15 ने क्यों हस्ताक्षर नहीं किया, इसके बारे में आगे हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये इसको पूरी तरीके से संप्रभु कर दिया गया, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ये अपनी स्वेच्छा से जैसा संविधान चाहे वैसा संविधान बना सकती थी। अतः संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। देखिए, ये संविधान सभा थी, अब जब अपने मन मुताबिक कानून बना सकते हैं तो विधायिका के जैसे भी काम करेगी। अतः संविधान सभा की जब बैठक होगी तो ये दो तरीके से होगा, एक संविधान सभा के रूप में और दूसरा विधायिका के रूप में। जब भी संविधान सभा के रूप में इसका बैठक किया जाएगा तो उसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर वहीं पर विधायिका के रूप में अगर इसकी बैठक होती थी तो जीवी मावलंकर जी अध्यक्षता करते थे। तो ये भी दोनों पॉइंट आपको याद रखने काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल पॉइंट होगा कि संविधान सभा का बैठक जब संविधान सभा के रूप में किया जाता था तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और विधायिका के रूप में किया जाता था तो जीवी मावलंकर के द्वारा अध्यक्षता की जाती थी। अब संविधान सभा के कुछ प्रमुख कार्य जो आपको याद रखना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वनडे एग्जाम में कई बार बने। मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ है इसका सदस्य भारत को बनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अब 24 जनवरी 1950 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, इसी दिन संविधान पर साइन किया जाता है। तो इस दिन राष्ट्रगान अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी चुना गया। अच्छा, एक चीज़ आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, मतलब राष्ट्रीय गीत जो है उसको किसने लिखा है। अब आगे और बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए और पॉइंट्स दिए। प्रारूप समिति, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, इसका उद्देश्य था संविधान का मसौदा तैयार करना। मतलब संविधान में अगर कोई कमी है, कुछ परिवर्तन करना है तो उसे परिवर्तित करके पेश किया जाए। ये 29 अगस्त 1947 को गठित किया जाता है। इसमें B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष होते हैं, और इसमें 6 और अतिरिक्त सदस्य होते हैं। इसका प्रस्ताव किसने दिया था, तो ड्राफ्ट कमेटी का जो प्रस्ताव दिया था सत्यनारायण सिन्हा जी ने दिया था। ये नाम जरूर याद रखिएगा। इसमें B.R. अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्णमाचारी। ये 6 अतिरिक्त लोग होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, 31 अक्टूबर 1947 आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 21 फरवरी 1948 संविधान सभा का संशोधित रूप प्रस्तुत किया जाता है। जो ये प्रारूप समिति गठित हुई थी, इसने संविधान में जितनी भी चीज़ें परिवर्तित करने वाली थी उसे परिवर्तित करके संशोधित रूप प्रस्तुत कर दिया गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से ये भी याद रखिएगा, 7635 संशोधन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 2473 पर विचार किया गया था। अब आगे देखिए, जब संविधान जारी किया गया तो उसमें इस समय की बात है, जो ये 21 फरवरी, यहाँ पे 8 अनुसूची और यहाँ पे 395 होगा, गलती से 315 आ गया, 395 अनुच्छेद रखा जाता है। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसका वाचन किया गया। इसका वाचन कब कब होता है, प्रथम वाचन होता है 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। वाचन का मतलब इसकी रीडिंग होती है, सबको सुनाया जाता है। द्वितीय वाचन होता है 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, और ये देख सकते हैं सबसे बड़ा वाचन है, मतलब सबसे ज़्यादा समय तक चल रहा है, क्योंकि ये आप देखिए 5 दिनों का वाचन है ना। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 12 दिनों का वाचन दिख रहा है, 12-13 दिनों का, लेकिन ये जो वाचन है 5 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक चला है। 1948 से शुरू हुआ, 1949 तक चला गया। तो द्वितीय वाचन सबसे बड़ा वाचन है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद देखिए 26 नवंबर 1949 को इसी दिन क्या किया गया कि 15 या 16, मतलब कहीं कहीं 15 धारक बताया जाता है, कहीं कहीं 16 बताया जाता है, इतनी धाराएं लागू कर दी गई। और जब इसी दिन ये धारा लागू किया गया तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, या फिर इसी को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो पीछे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे प्रश्न बना था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर है। अगर आप फैक्चुअल डेटा पढ़ेंगे, कारण वाइज चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से संविधान लागू कर दिया जाता है। अब देखिए, जो 24 जनवरी 1950 है, ये पीछे आपने देखा था ना, इसी दिन राष्ट्रगान अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, राष्ट्रपति चुना गया। तो यहाँ पे है जो संविधान सभा की अंतिम बैठक की जाती है, इसी में राष्ट्रपति का चयन कर लिया जाता है, राष्ट्रगीत अपनाया जाता है, राष्ट्रगान अपनाया जाता है। अब जो अंतिम दिन है ना, अंतिम दिन भी 2 सदस्य क्या करते हैं, सदस्यता ग्रहण करते हैं। ये कौन कौन है, रतन भरप्पा, ये नाम याद रखिएगा, और YN परमार, ये दोनों लोग अंतिम दिन सदस्यता ग्रहण करते हैं। ये 24 जनवरी को जो अंतिम डेट होता है, 24 जनवरी 1950, उस दिन ये लोग सदस्यता ग्रहण करते हैं। 25 जनवरी 1950 मतदाता आयोग का गठन किया गया, जो इलेक्शन कमीशन है, इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को।
इसी कारण से 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए आप फैक्चुअल डेटा देखिए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख समिति है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, मैचिंग के लिए आता है, ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। झंडा समिति या राष्ट्रीय ध्वज समिति या इसे राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसमें से कोई भी समिति पूछे इसके अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी। संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। आगे यहाँ पर दिया गया प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष हैं। अब इसकी दो उप समितियाँ हैं, एक है मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति। जो मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष हैं JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं HC मुखर्जी जी। आगे यहाँ पर देखिए और भी दिया कि 1947 18 मई, ये 18 मई 1947 माउंटबेटन लंदन जाकर के सरकार को सूचित करते हैं कि भारत का विभाजन किया जाना है। अब भारत और पाकिस्तान में विभाजन होना है और रेड क्लिफ बॉर्डर बनेगा इन दोनों के बीच में। अब ये भी प्रश्न कई बार बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा बॉर्डर है, तो रेड क्लिफ बॉर्डर काम करते हैं। अब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी दी जाती है और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। अब यहाँ पे देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, 4 जुलाई 1947 को इसका बिल पास होता है और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में मतलब इसे एक्ट बना दिया जाता है कि भारत को विभाजित किया जाएगा। और ये भी एक पॉइंट कहा गया कि जब तक संविधान नहीं बन जाते भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोनों देश शासन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये संविधान सभा के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास रहा। उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिली होंगी और क्लास भी आपके लिए काफ़ी एंटरटेनिंग रहा होगा। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट्स हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट PCS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर UPSI, लेखपाल, SSC कोई भी एग्ज़ाम है, इसके लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।